हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम अपना इंडियन स्पेस प्रोग्राम को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं पिछली दो क्लासों में। और हमने लगभग काफ़ी चीज़ों के बारे में समझ लिया, पढ़ लिया, कौन सी किस तरीके के रॉकेट हमारे इसरो के द्वारा यूज़ करे गए, इसरो का क्या इतिहास रहा, किस तरीके से जो आज का इसरो है हमें देखने को मिल रहा है, और क्या क्या चीज़ें या क्या क्या बदलाव इसरो में समय समय के साथ हुए। अब उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो हम अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, यानी जो अंतरिक्ष में जब जाके हम अंतरिक्ष को समझने के लिए, अंतरिक्ष को पढ़ने के लिए, अंतरिक्ष को जानने के लिए, तो समय समय पर जो इसरो है उसने जो मिशन किए उन सब को लेकर बात हमने की। तो हमने मार्स ऑर्बिट मिशन को लेकर बात कर ली, चंद्रयान 1 को बात कर ली, एस्ट्रोसैट को लेकर बात कर ली। आज जो हम बात करने वाले हैं मुख्यतः वो हमारे चंद्रयान 2 को लेकर है। देखिए, चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 भी हुआ है ना? ऐसी बात नहीं है, आपको पता होगा आज की डेट पे कि चंद्रयान 3 भी हो चुका है। लेकिन जो बात ये है कि चंद्रयान 3 जो है हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है। तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ-साथ वो करंट अफेयर के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम उसको करंट अफेयर की क्लासेस में पढ़ेंगे, ये आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। वहीं आदित्य एल1 के बारे में बात करें, अभी तक हमने जो है आदित्य एल1 को भी हमने कर लिया है मिशन को। और ये सूरज की सतह या सूरज के जानकारी पे, सूरज की सतह को समझने, यानी उसकी सतह पे नहीं जा रहा है, दूर से, काफ़ी दूर से ही उसको पढ़ेगा, समझेगा और उससे जुड़ी हुई जानकारी जो है हमें पृथ्वी पर पहुँचाएगा। उसके बाद जो आगे का मिशन जो प्लानिंग करे गया है वो गगनयान किया गया है। और आपको हाल फिलहाल में पता होगा एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स को जो है चुना गया है, 4 ऑफिसर्स को चुना गया है कि जो जो गगनयान में जाएंगे, और उनको गगनयान जो है हमने बोला गया। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में मैं आपके साथ करूंगा। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं चंद्रयान 2 के साथ। चंद्रयान 1 जब सक्सेसफुली हो गया और 2009 में उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम टूट गया, यानी जो संचार संचार प्रणाली है वो टूट गई। तो उसके बाद वहाँ पर उस मिशन को हमने कंप्लीट माना गया, क्योंकि जो भी हमें जानकारी चाहिए थी उस मिशन को करके वो सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब जो बात होगी वो होगी चंद्रयान 2 को लेकर। चंद्रयान 2 मिशन किस तरीके से किया गया, क्या जानकारी हमें चंद्रयान 2 से मिली, उन सब को लेकर जो है हम बात करेंगे। चंद्रयान 2 was India's second lunar exploration mission after Chandrayaan 1। तो चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था चंद्रयान 1 के बाद। It was launched by GSLV Mark 3 from the Satish Dhawan Space Center, Harikota on July 2022 to 2019, 22nd July 2019, and reached lunar orbit August 2000, 19 अगस्त 2019। तो देखो, कहने का मतलब है कि चंद्रयान 2 को जो है ये भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। और इसको हमने कब करा गया? चंद्रयान 1 की सक्सेस के बाद, कि चंद्रयान 1 हमारा सक्सेसफुल हुआ उसके बाद। अब इसको जिस रॉकेट में छोड़ा गया उसका नाम है जीएसएलवी मार्क 3, यानी जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये अधिक दूरी तक जो है रॉकेट जाता है, पीएसएलवी की तुलना में ये अधिक दूरी तक जाता है। द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया, यानी यहाँ से इसको छोड़ा गया, लॉन्च किया गया। और यह 19 अगस्त 2019 को चंद्रमा कक्ष में पहुंचा गया। तो ये कहाँ पहुंचाया गया? चंद्रमा के कक्ष में पहुंचाया गया। इट टुक 6 week लॉन्ग जर्नी टू रीच मून सरफेस। तो इसने 6 हफ्ते लिए चंद्रमा की सरफेस पे पहुंचने के लिए। नासा के अपोलो 11 मिशन ने 50 वर्ष पहले केवल 4 दिन में मानव को चांद पर उतार दिया था। और नासा का जो मिशन अपोलो 11, पता हो, इतिहास का सबसे बड़ा मिशन रहा है। अपोलो 11 क्या था कि जिसमें नील आर्मस्ट्रांग बैठकर गए थे चंद्रमा की सतह पर, और पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। 50 साल पहले उन्होंने सिर्फ 4 दिन में जो है मनुष्य को या मानव को 4 दिन में चंद्रमा की सतह पर उतार दिया, और हमें जो है लगभग 6 हफ्ते लगे। तो दोनों का रीज़न अलग था। उस समय जो है चंद्रमा पे जाना ही था जो मेन पर्पस था, लेकिन हम यहाँ पर एक्सप्लोरेशन की बात करें तो दोनों को कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि दोनों की बातें जो थी अलग थी।
राइट, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई कि जो चंद्रयान 2 है वो जीएसएलवी मार्क 3 सैटेलाइट से छोड़ा गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा के जो है स्पेस सेंटर है वहां से छोड़ा गया कब 22 जुलाई 2019 को, और पहुंचा कब 19 अगस्त 2019 को ये जो है पहुंचा गया। This is because ISRO chose a circuitous route to save fuel. It took advantage of Earth's gravity, which helped slingshot and satellite towards the moon. अब मैं आपको बताता हूँ slingshot क्या है, ग्रेविटेशनल slingshot क्या होता है। देखो, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है जो स्पेस एजेंसीज है उनके द्वारा। आपने कभी ऐसा गेम खेला है, जैसे एक लकड़ी है उसमें आपने या फिर एक नॉर्मल रस्सी लिया और उसमें पत्थर फंसाया और इस तरीके से छोड़ दिया, तो जैसे जैसे आप उसको गोल 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 घुमाएंगे फिर एक पॉइंट पर छोड़ देंगे तो वो एक टेंजेंट से सीधा चला जाएगा। इसको बोलते हैं स्लिंग शॉट। अब यही जो है हमने अपने चंद्रयान के साथ करा। कैसे, अब जरा समझिए। मान लो ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी प्यारी पृथ्वी अर्थ, और यहाँ पर ये इसकी जो है चंद्रयान 2 को छोड़ा गया, तो ये इस तरीके से गया, अर्थ से चक्कर काटता रहा, बाद में ये क्या करा, ये यहाँ से छोड़ दिया गया और यहाँ से ये चंद्रमा मून हो गया और मून के फिर पैरेदी में आया। तो डायरेक्ट हमने ऐसे नहीं करा, हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं गए, हमने इसके ग्रेविटेशनल मदद से यानी इसकी गुरुत्वाकर्षण की मदद से इसको स्लिंग शॉट बनाया और फिर छोड़ दिया गया। तो छोड़ दिया गया तो ये सीधा गया, जो ये घूम घूम करके इसके पास जो एनर्जी आई थी उससे ये सीधा पाथ करा, और जैसे ही ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आया तो इसने जो है उसका सैटेलाइट का रास्ता जो है चंद्रयान 2 का रास्ता अपनी तरफ मोड़ दिया और फिर ये इस तरीके से चंद्रमा की परिधि में घूमने लगा। ये हमने जानबूझ के किया, हम सीधा रॉकेट भेज सकते थे लेकिन हमने नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि हमें ईंधन बचाना था। यह इसीलिए है क्योंकि इसरो ने ईंधन बचाने के लिए एक परिकठिन मार्ग चुना, है ना, और इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का लाभ उठाया और जिसने उपग्रह को चंद्रमा चांद की ओर फेंकने में मदद करी। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से स्लिंग शॉट बनाया और उसको फेंक के मार दिया। तो ये जो है एक टेक्निक है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट। इसको क्या बोला करते हैं, ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट। तो ये इसके पीछे का जो रीजन है वो यही है क्योंकि इससे क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो बचाई जाती है। अब जो ये मिशन है, वाई वॉज द लूनार साउथ पोल चूजन फॉर चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के लिए चांद या चंद्र की दक्षिणी ध्रुव क्यों चुना गया, वही दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको चंद्रयान 1 में बताया था कि जब चंद्रयान 1 को भेजा गया था तो वहां पर हमें जो संकेत थे, पानी के संकेत मिले थे, तो बस उसी के लिए उसको चुना गया था। मून प्रोवाइड द बेस्ट लिंकेज टू अर्थ्स अर्ली हिस्ट्री। तो जो मून है, चंद्रमा है, वो जो पृथ्वी है उसकी जो प्रारंभिक इतिहास है उसको अच्छे से बता सकता है। इट ऑफर्स एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द इनर सोलर सिस्टम एनवायरनमेंट। एक्सटेंसिव मैपिंग ऑफ द लूनर सरफेस इज essential टू ट्रेस बैक द origin एंड इवोल्यूशन ऑफ द मून। तो यह अंतरिक्ष परिवेश के यानी चांद पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास को सबसे अच्छे से संबंध बनाता है और उसके साथ साथ यह अंतरिक्ष परिवेश के अवच्छिन्न ऐतिहासिक रिकॉर्ड है प्रदान करता है। और चंद्र सतह का अच्छे से मैपिंग करने से, व्यापक मानचित्र करने से चांद की उत्पत्ति और विकास को वापस ट्रेस करने के लिए हमें आवश्यक है। यानी हमें कैसे पता चल सकता है कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई, चांद कैसे बना और पृथ्वी का क्या इतिहास रहा, क्योंकि पृथ्वी की शुरुआत से चांद जो है पृथ्वी के साथ है और पृथ्वी पे बहुत सारे, देखो पृथ्वी पे वायुमंडल है, पानी है, मौसम है, तो बढ़ते मौसम के साथ साथ पृथ्वी की जो सतह जमीन और जो पानी है उसमें बदलाव आता रहा। तो हमारे पास बिल्कुल हम बात करें पुख्ता एकदम जो है प्रूफ जो है ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं पृथ्वी की सतह पर, जिससे हम ये बता सके कि पृथ्वी में किस तरीके से पृथ्वी का विकास हुआ। लेकिन चांद जब से बना है वो वैसा ही है क्योंकि उस पर कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो कोई मौसम की किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें कुछ ना ही बनता है ना ही घटता है, तो वो वैसा का वैसा ही है। तो वहां से हमें बहुत सारी चीजें जो है पता चल सकती है कि पृथ्वी का जो है इतिहास कैसे रहा, कैसे चंद्रमा का इतिहास रहा
गया, चंद्रमा कैसे बना, क्या चीजें थी चंद्रमा को लेकर। आगे बढ़ते हैं। Evidence of water molecules discovered by Chandrayaan-1 required further studies on the extent of water molecule distribution on the surface, below the surface and in the tenuous lunar exosphere. कहने का मतलब यह है कि जब आपको मैंने बताया था चंद्रयान-1 के द्वारा खोजे गए जल अणु के सबूतों की आवश्यकता थी, तो अब हमें और भी इसके ऊपर जो है अपनी रिसर्च करनी थी कि जो जल के जो अणु हमें चंद्रमा की सतह पर मिले हैं वो किस तरीके से और ज़्यादा लिंक करते हैं दूसरी चीज़ों से। जिसे आवश्यकता थी सतह पर, सतह के नीचे और चांद्र के एक्सोस्फीयर में जल अणु या वितरण की सीमा पर आगे अध्ययन के लिए हमें जो है और जानकारियां चाहिए थी। The lunar south pole was chosen because it is especially interesting as this lunar area remains in shadow much larger than the north pole. चांद के जो दक्षिणी ध्रुव को इसलिए चुना गया क्योंकि यह विशेष रूप से रोचक है। क्यों रोचक है? क्योंकि यह चांद्र के क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव की छाया, अधिक छाया में रहता है। यानी अगर ये चांद मान लीजिए इस तरीके से है तो ये इसका साउथ पोल है, तो ये ज्यादा छाया में रहता है, ये ज्यादा डार्क में रहता है। तुलना में करें तो हम नॉर्थ पोल की यानी पूर्वी ध्रुव की तुलना करें तो उसकी तुलना में ज्यादा छाया में जो है दक्षिणी ध्रुव रहता है। There could be possibility of presence of water in permanently shadow areas around it. तो यह इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले क्षेत्रों में जल की उपस्थिति की संभावना हो सकती है। तो हम मान रहे थे कि यहाँ पर जो है जल की संभावना हो सकती है, हमें जल यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है रिसर्च को जो है करा गया, यानी साउथ पोल को चुना गया। Moreover, इसके अलावा the South Pole region has craters and are cold traps containing fossil records of the early solar system. तो इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में ऐसे गड्ढे हैं जो ठंडे जाल हैं, यानी जो ठंडे हैं और उनमें प्रारंभिक और सौर प्रणाली के जीवाश्म रिकॉर्ड हो सकता है। यानी सोलर सिस्टम कैसे बना, क्या चीजें रही होंगी सोलर सिस्टम को बनाने के लिए, उन सब का जो रिकॉर्ड है हमें वहां से देखने को मिल सकता है। ऐसा जो है स्टडी के दौरान जो है अध्ययन के दौरान हमें प्राप्त हुआ, इसीलिए हमने जो है चंद्रमा की जो है दक्षिणी ध्रुव को चुना। It also aimed to search for deposit of helium, a source of waste-free nuclear energy, and its potential for mining on the lunar surface. इसकी योजना थी कि ऑर्बिटर इसकी योजना जो थी एक और थी, देखो इसको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा जो इसमें जो हमने हीलियम 3 के जो है डिपॉजिट को भी ढूंढने का जो है हमारा लक्ष्य था। उससे क्या होगा कि ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी का वेस्ट फ्री सोर्स होगा, यानी हीलियम 3 अगर मिलता है तो हमें जो है न्यूक्लियर एनर्जी को बिना किसी जो वेस्ट के बना लेंगे और इसमें काफ़ी पोटेंशियल होगा और इससे माइनिंग करके हम जो है लूनर सरफेस से निकाल सकते हैं। इट वॉज प्लान टू हैव एन ऑर्बिटर 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट। Vikram lander was expected to separate from the orbiter and land at pre-defined site at the south pole of the moon. तो इसकी योजना थी कि एक ऑर्बिटर को 100 बाई 100 किलोमीटर चंद्र की कक्ष में रखा जाए। विक्रम लैंडर को अपेक्षित था कि वह ऑर्बिटर से अलग होकर, यानी एक ऑर्बिटर हो गया 100 बाई 100 का एरिया में रहेगा और उससे वहां पर एक लैंडर निकलेगा जिसका नाम था विक्रम लैंडर, और विक्रम लैंडर नीचे निकल के जो है अपेक्षित जो चिन्हित जो जगह थी वहां पर जाएगा, पूर्व निर्धारित स्थल पर उतरेगा और वहां पर एक्सप्लोरेशन करेगा। और उसके बाद जो प्रज्ञान रोवर की उम्मीद थी कि वह चंद्र सतह पर अन्वेषण के लिए उतरने के तुरंत बाद लैंडर से बाहर निकलेगा। तो अब जैसे लैंडर था, लैंडर से बाहर जो है प्रज्ञान रोवर निकलेगा। जैसे ऑर्बिटर जो चंद्रमा की परिधि में घूमेगा और लैंडर जो नीचे जाके रुकेगा, यानी जैसे नीचे जाके आएगा इस तरीके से लैंडर आ गया और उसमें से एक रोवर निकलेगा। अब ये रोवर क्या है, ये रोवर जो है उस पे घूमेगा चंद्रमा पे। It was expected to roll out from the lander soon as the landing for investigation of the lunar surface. जबकि ऑर्बिटर को कक्ष में रखा गया और उसमें चांद को दूर संवेदन के लिए कई पेलोड हैं। लैंडर विक्रम चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए विफल रहा। तो जो ये आपका जो लैंडर था, विक्रम लैंडर था,
while the orbiter has been placed, तो ऑर्बिटर को हमने प्लेस कर दिया, पर जो लैंडर था, लैंडर फेल कर गया और वो क्रैश कर गया। अब क्रैश करने से क्या हो गया, वो टूट गया। जब जो जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर को कक्ष में रखा गया और उसने चांद के दूर संवेदन के लिए कई पेलोड है, और विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी दूर पर उतरने में विफल रहा और वो जाके वहां पर टकरा गया, क्रैश लैंडिंग हो गई। इसने हीलियम-3 एक बेकार न्यूक्लियर ऊर्जा का स्रोत को खोजा और चंद्र की सतह पर खनन की संभावना को खोज करने का लक्ष्य रखा। तो ये हीलियम-3 को लेकर भी मैंने आपको जो है जानकारी दे दी। अब बात आती है हमारे आदित्य L1 मिशन की। आदित्य L1 मिशन क्या है, उससे जुड़ी हुई बातें क्या रही हैं, उन सबको अब समझते हैं। तो आदित्य L1 आज के समय पे हो गया है, चंद्रयान-3 भी आज के समय पर हो गया है, पर मैंने आपको बताया ये दोनों आपके जो है करंट के टॉपिक हैं, तो इनकी बातें जो हैं हम करंट की जो क्लास है उसमें ज़्यादा करेंगे। तो अभी बस समझ लेते हैं आदित्य L1 क्या है, क्या जो है हमारे विजन थे आदित्य L1 को लेकर वो क्या रहे। आदित्य L1 को हम बोलते हैं लैग्रेनियन पॉइंट, लैग्रेजियन पॉइंट बोलते हैं, लैग्रेजियन पॉइंट L1, यानी इस जगह पे जाके आदित्य जो है जो हमारा सैटेलाइट कह लीजिए या जो मशीन है उसको L1 पॉइंट पे रखा जाएगा। आदित्य L1 विल बी द फर्स्ट इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। तो आदित्य L1 भारत का पहला मिशन होगा जो सूर्य का अध्ययन करेगा। तो अब ये हमने छोड़ चुके हैं, अब हम उस समय की बात करें जब ये जो है मिशन शुरू नहीं हुआ था, तो क्या क्या लक्ष्य थे। इट विल बी प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेनियन पॉइंट L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। तो सन अर्थ सिस्टम यानी ये अर्थ हो गया और ये सन हो गया, इसके बीच में एक पॉइंट है L1 जहां पर ये अपने आप को बैलेंस करेगा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल से। तो उसको हमने पॉइंट को नाम दिया लैग्रेनियन पॉइंट 1, लैग्रेनियन पॉइंट 1। वहां पर ये रहेगा और फिर उसके बाद जो है परिधि में जो है सूरज के घूमेगा। ठीक है, तो हालो कक्ष में रखा जाएगा। इस स्थान पर रखे गए एक उपग्रह को प्रमुख लाभ होता है वह निरंतर रूप से सूर्य को देख सकता है बिना किसी अवरोधन ग्रहण के। तो यानी कोई भी ऑक्यूलेशन और इलिप्सिस के बिना किसी ग्रहण के, राइट, तो ये सूरज को देखता रहेगा। इन एडिशन particle payloads will study the particle flux eliminating from the sun and reaching the L1 orbit, and the magnetometer payload will measure the variation in magnetic field strength and halo orbit around L1। अब क्या 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 था इसके अंदर, कुछ पेलोड रखे गए थे। जो पार्टिकल पेलोड है वो किसके बारे में बात करेगा, तो देखो आदित्य L1 के अंदर कुछ हमने जो है पेलोड रखे। आदित्य L1 प्रोवाइड ऑब्जर्वेशन ऑफ सन फोटोस्फेयर, यानी सन की जो फोटोस्फेयर है उसके बारे में हमें जानकारी देगा। सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे, किसके, सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे के ऊपर। क्रोमोस्फेयर के बारे में जानकारी देगा, यानी अल्ट्रावायलेट रीजन जो है, और कोरोना के बारे में जानकारी देगा जो विजिबल और नॉन इंफ्रारेड रीजन है। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपका होमवर्क ये है कि आपको सन की लेयर्स के बारे में पढ़ना है। सन की फोटोस्फेयर किसे कहते हैं, क्रोमोस्फेयर किसे कहते हैं, कोरोना क्या कहते हैं, और उसका जो है कोर क्या होता है। और ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, इसीलिए आपका ये होमवर्क है कि आपको ये पता करके लाना है इन सबको क्या कहते हैं हम। तो आदित्य L1 को सूर्य के फोटोस्फेयर, मृदा और कठोर एक्स किरण, क्रोमोस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रीजन और कोरोना में दृश्यम और नॉन इंफ्रारेड रीजन के अलावा जो अवलोकन प्रदान करेगा। उसके साथ साथ पार्टिकल पेलोड्स विल स्टडी द पार्टिकल फ्लक्स। जो पार्टिकल पेलोड है वो पार्टिकल फ्लक्स को लेकर बात करेगा, जो सन से निकल के आ रहा है, जो सूरज से निकल के इनमेनेटिंग फ्रॉम द सन, एंड कहाँ पर आएगा, आदित्य L1 पॉइंट पर आएगा। मैग्नोमीटर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यानी जो चुंबकीय जो फील्ड है, क्षेत्र है, उसके बारे में जो है, उसकी बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेगा। तो इसके अलावा जो कण पोले जो पेलोड है वह सूर्य से निकलने वाले कण प्रवाह का अध्ययन करेंगे और L1 कक्ष तक पहुंचेंगे। और मैग्नेटोमीटर पेलोड L1 के चारों ओर हैलो कक्ष में चुंबकीय क्षेत्र बल में विभिन्नता को मापेगा। राइट, अब जो है हमारा अब आने वाला जो मिशन है वो है हमारा गगनयान। तो गगनयान के बारे में समझते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन
an Indian crew orbital mission Gaganyaan that would take astronaut to space 2022। अभी ये आगे होगा, ये आगे पोस्टपोन कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा, अब ये देखो ये अब 2022 नहीं है, ये आने वाले कुछ समय में होने वाला है, तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, तो 2022 मत रखिएगा। तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक भारतीय क्रूड ऑर्बिटल, यानी जिसमें भारतीय क्रू ऑर्बिटल मिशन गगनयान पर काम कर रहा है। अब गगनयान क्यों है, क्या इसकी जरूरत है, ये देखिए। द गगनयान इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड विद द पावरफुल GSLV Mark 3 रॉकेट बाय, अब अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ ये थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है क्योंकि इस पे और काम चल रहा है। तो अब ये जो आगे के लिए पोस्टपोन्ड हो गया, तो बस आपको बस इतना याद रखना है कि गगनयान को जो है GSLV Mark 3 सैटेलाइट जो आपका लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा छोड़ा जाएगा। इन द गगनयान कंपोजिट कैप्सूल द क्रू मॉड्यूल इज मेटेड टू सर्विस मॉड्यूल एंड टुगेदर दे कॉल्ड द ऑर्बिटल क्राफ्ट। तो गगनयान संयुक्त कैप्सूल में क्रू मॉड्यूल सेवा मॉड्यूल से जोड़ा जाता है और मिलकर उन्हें ऑर्बिटल क्राफ्ट कहा जाता है। सेवा मॉड्यूल को तरल प्रोपेलेंट इंजनों द्वारा संचालित किया जाएगा। तो जो सर्विस मॉड्यूल है उसको पावर्ड किया जाएगा प्रोपेलेंट इंजन्स के द्वारा। The rocket GSLV will inject the spacecraft into an orbit 300 to 400 किलोमीटर above the अर्थ। तो जो रॉकेट है GSLV जो मार्क 3 रॉकेट है, वह अंतरिक्ष यान को, यानी जो स्पेसक्राफ्ट है उसको पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर जो है डालेगा। जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो लगभग 400 किलोमीटर से की ऊंचाई पर है पृथ्वी से। The capsule will rotate around the Earth every 90 minutes and the astronaut will be able to witness the sunrise and sunset। तो जो कैप्सूल है वो पृथ्वी के चारों ओर हर 90 मिनट में घूमेगा और अंतरिक्ष यात्री सूर्य उदय और सूर्यास्त को देख पाएंगे। एस्ट्रोनॉट विल बी एबल टू सी इंडिया फ्रॉम स्पेस एवरी 24 आवर्स। तो अंतरिक्ष यात्री हर 24 घंटे में अंतरिक्ष से भारत को देख पाएंगे। The largely astronomous spacecraft is intended to orbit in the low Earth orbit for 5 to 7 days and then bring back the crew module safely। तो अधिकांश तक जो स्वयं संचालित अंतरिक्ष यान का उद्देश्य है कि वह निम्न पृथ्वी के कक्ष में 5 से 7 दिनों तक कक्षण करे और फिर क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से वापस लाए। The Indian astronauts will be called वायुमानुत्स। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को क्या बोला जाएगा, वायुमानट्स कहा जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स एंड इसरो हैव साइंड जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर क्रू मैनेजमेंट। तो भारतीय वायुसेना और इसरो ने वायुमानट को लेकर जो है के प्रबंधन चयन परीक्षण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वायुमानट रहेंगे वो कौन रहेंगे, वो इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के अफसर्स रहेंगे। और आपको पता चल गया होगा हाल ही में कि भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने 4 ऑफिसर्स के नाम को जो है देश के सामने रखा। वो उन 4 ऑफिसर्स को बताया कि ये वो अगले 4 ऑफिसर्स होंगे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो स्पेस में जाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से गगनयान भेजा जा रहा है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, सबसे पहले प्रौद्योगिकी प्रदर्शन। द क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, क्रू एस्केप सिस्टम, थर्मल प्रोटेक्शन, deceleration and flotation system, re-entry capability with 60 to 70 components and value-added services will be from Indian industries। तो क्रू मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, क्रू एस्केप सिस्टम, थर्मल संरक्षण, डिसलरेशन और फ्लोटेशन सिस्टम, पुनः प्रवेश क्षमता 60 से 70% घटकों के साथ मूल्य वर्धित सेवाओं भारतीय उद्योगों से होंगी। कॉस्ट इफेक्टिव, द टोटल प्रोग्राम कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी विद इन 10,000 करोड़। तो कुल जो कार्यक्रम है लगभग 10,000 करोड़ के भीतर होने की उम्मीद है। विच इंक्लूड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जिसके अंदर प्रौद्योगिकी विकास होगा, फाइट हार्डवेयर रियलाइजेशन, उड़ान हार्डवेयर की वास्तविकता और वास्तविकता और आवश्यक आधारिक जो संरचना स्थापना शामिल है, यानी इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट। आगे ग्लोबल स्पेस रेस,
यानी इंडिया कुड पोटेंशियली बिकम द फोर्थ कंट्री टू सेंड अ मैन इन स्पेस आफ्टर द ईस्ट व्हाइल यूएसएसआर, यूएस एंड चाइना। तो भारत वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में भारत पूर्वी यूएसएसआर, यूएस और चीन के बाद अंतरिक्ष में आदमी भेजने वाले या मानव भेजने वाला चौथा देश बन सकता है। The Space Commission has recently given approval to the Indian Space Research Organization to develop semi-cryogenic engine, which will increase the lifting capability of GSLV Mark 3 rocket by 1 ton from existing 4 ton to 5 ton. भारत अंतरिक्ष आयोग ने हाल ही में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी इसरो है, उसको अर्ध क्रियोजेनिक इंजन को विकसित करने के लिए अनुमति दी है, जिससे क्या होगा, जीएसएलवी मार्क 3 जो रॉकेट की उठाने की क्षमता को 1 टन से मौजूदा 4 टन से 5 टन तक बढ़ा देगा। जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट कंप्राइजेस ऑफ 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर, जिसके साथ में आपने देखा होगा इसका जीएसएलवी मार्क 3 के साथ साथ में इस तरीके से जो है स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगे रहते हैं, यानी इसके साथ में जो है अलग से बूस्टर लगे रहते हैं जो इसको थ्रस्ट जो मिलता है, यानी ऊपर उसको उड़ाने के लिए जो है सपोर्ट करता है। मिडिल स्टेज दैट कैरीज लिक्विड फ्यूल नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड अनसिमेट्रिकली डाइमिथाइल ड्रेनाजाइन एंड सेकंड स्टेज विल कंसिस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन। तो मध्य स्तर पर जो तरल इंजन होगा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और मानसिक जो डाइमिथाइल हाइड्रोजन ले जाता है, और उसके साथ दूसरे स्तर पर जो है क्रायोजेनिक इंजन होता है। द फर्स्ट लॉन्च ऑफ इसरो है, अब पहली बार जो है जीएसएलवी मार्क 3 को कब जो है 2018 में उड़ाया गया था, जिसका जो वेट था वो 3.1 टन वेट लेकर गया था। सेकंड लॉन्च इसको कब कराया गया था, D2 D1 को जो है 2018 और D2 को 2019 में, जिसमें GESAT 29 सैटेलाइट को रखा गया था, जिसकी जो है लोड कैपेसिटी थी 3.7 टन। ISRO satellite will now track on production of 25 crops from earlier 8 crops. तो इसरो उपग्रह पहले की तुलना में जो है 25 से ज़्यादा करेगा। द सैटेलाइट फोरकास्ट अबाउट क्रॉप एज एंड इट प्रोडक्शन हेल्प फार्मर। तो अब क्या करेगा, तो 25 से ज़्यादा अब 8 क्रॉप्स को और करेगा, फसलों की जो है बारे में जो है इसरो जानकारी जो है किसान और सरकार को बताएगा, जिससे बेहतर जो है फसल जो है उपज के लिए जो है प्रबंधन करेगा। इसरो हैज कवर्ड डजन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लाइक कोर्टोसैट, रिसोर्ससेट और रीसेट 1 एग्रीकल्चर फोरकास्ट एंड अदर सोशल वेलफेयर। तो इसरो के पास कृषि भविष्यवाणी अन्य सामाजिक कल्याण अनुप्रयोगों के लिए 1 दर्जन से अधिक दूर संवेदन उपग्रह हैं, जैसे कास्ट्रोसैट, रिसोर्ससेट और उसके बाद रीसेट 1। However, the demand for such applications in recent times has increased. Therefore, the Space Agency is planning to launch 6 more satellites dedicated to land, water, cartography, oceanography and environmental. तो क्या है कि जैसे हालांकि जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे समय चलता जा रहा है, उसके हिसाब से जो डिमांड है इसको बढ़ती जा रही है, और इसकी डिमांड को देखते हुए जो इसरो है वो 8 सैटेलाइट इसने भेजी, जो पानी, वाटर और यानी बात करें जल, क्रोटोग्राफी, ओशनोग्राफी, पर्यावरण, भूमि, इन सबको लेकर जानकारी देगा। तो इट इज़ वेरी recent development that Indian space has developed an atomic clock which will be used in navigation of satellite and measure their precise location data. तो हाल ही में जो इसरो है उसने परमाणु घड़ी को विकसित किया है, जो नेविगेशन यानी जो हमारे सैटेलाइट हैं उनके नेविगेशन में उनके लिए मदद करेगा और हमें सटीक स्थान और डेटा जो है दे सकता है। द स्पेस एजेंसी करंटली इंपोर्ट्स एटॉमिक क्लॉक फ्रॉम यूरोपियन। अब इससे पहले हम क्या थे, हम जो एटॉमिक क्लॉक थी वो हम यूरोपियन एरोस्पेस से मंगवाते थे, जो हम यूज़ करते थे, एस्ट्रोनियम से परमाणु घड़ी आयात करते थे। लेकिन अब हम क्या हैं, अब हम इसको खुद बना रहे हैं, और जिससे जो है हम अपने जो है मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को दे सके। तो ह्यूज डेवलपमेंट एडिंग टू मेक इन इंडिया। तो यह एक बड़ा विकास है जो भारत के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम में जोड़ता है। तो पहली हमारी देसी एटॉमिक क्लॉक बनी जो इसरो ने बनाई। फ्यू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हैव गेन्ड द कैपेबिलिटी टू डेवलप द हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। तो एटॉमिक क्लॉक बनाना एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी उपलब्धि बताता है। तो भारत के साथ भारत अब उन कुछ चुनिंदा देशों में जुड़ चुका है जिसको लेकर ये एक तरीके की कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ, और इसमें जो और भी जो जैसे जानकारी है चंद्रयान
3, आदित्य L1 और मंगलयान। अब ये हमारे करंट के टॉपिक है, इनको वक्त के साथ साथ आपको बताऊंगा। तो लगभग यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी बातें जानी, तो और ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपके परीक्षा में भी पूछी जाएंगी और आपको अपनी जानकारी में भी वृद्धि करनी चाहिए इन सारी बातों को लेकर। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी की जो जानकारी है वो आपकी अगली क्लास में होगी। तो जो पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं उनको याद रखिए, उनका जो है अभ्यास करते रहिए, क्योंकि परीक्षा में जो है इनके पूछने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो आने वाली क्लास में हम कुछ और नई चीज़ों को लेकर बात करेंगे, तब तक आप इन चीज़ों को समझिए और जो आपको मुश्किल आती है उसे हमें बताइए, हर तरीके की प्रॉब्लम्स को आपको हम जो है समाधान करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद।